जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल का हम लोग कंटिन्यू हो रहा था, है ना। परमाणु और अणु। आशा करता हूँ कि आप लोग का जो तैयारी है बहुत बढ़िया चल रहा होगा और मैं अपने फ्लो से, है ना, रेगुलरली आप लोग का कंटिन्यू करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक मास से शुरू करते हैं। ठीक, हम लोगों ने देख लिया था पिछले वीडियो तक में, हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो हम लोगों ने देख लिया था वहाँ पे कि कैसे हम लोग का जो सिंबल जो है दिया गया था सभी एलिमेंट के लिए, जो कि बर्जिलियस द्वारा दिया गया था। और अगर पूछे कि सिंबल सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो जॉन डाल्टन के द्वारा वो दिया गया था फिगर के माध्यम से। लेकिन अगर बोले कि लेटर के द्वारा किससे दर्शाया गया था सबसे पहले, तो बर्जिलियस के द्वारा दर्शाया गया था। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो आइए देखते हैं परमाणु द्रव्यमान क्या होता है और कैसे इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास और क्यों एटॉमिक मास को लाया गया। क्या हुआ था, जो जॉन डाल्टन जो भी मतलब कि एटम के बारे में जो स्टडी कर रहे थे, जो उनका एटॉमिक थ्योरी था, उसमें क्या देखा गया कि वो जो है द्रव्यमान को लेकर के बहुत मतलब कि आगे बढ़ रहे थे और उसमें क्या हो रहा था, उन्हें सफलता भी मिल रही थी। तो इसलिए सभी लोगों ने सोचा कि एटॉमिक मास सभी एलिमेंट का कैलकुलेट किया जाए, जो कि मुमकिन नहीं था। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना या फिर पता लगाना बहुत मुश्किल चीज़ था। इसलिए क्या किया गया, एक सापेक्षिकता लिया गया कि उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग जो है उसका एटॉमिक मास निकालें। कोई एक फिक्स एक चीज़ ले लिया गया कि उसके रिगार्डिंग जो है हम लोग एटॉमिक मास उसका निकालेंगे। देखिए कैसे निकलता है एटॉमिक मास, वो पहले ध्यान में हम लोग देखते हैं। ये चीज़ दिया हुआ कैसे एटॉमिक मास जो है हम लोग का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड करता है। जैसे अगर बात करें यही मैं बता देता हूँ कि एटॉमिक मास ट्रेंड कैसे करता है। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम भी बढ़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये हम लोग क्या है, पीरियोडिक टेबल है। ये पूरा 10th क्लास है, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इस तरह जानकारी देख लेते हैं कि मैंने क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट जब जाइएगा ना, लेफ्ट टू राइट जब जाइएगा तब भी बढ़ेगा एटॉमिक मास, और टॉप टू बॉटम जाइएगा तब भी बढ़ेगा एटॉमिक मास। दोनों केस में एटॉमिक मास इंक्रीज ही करेगा हमेशा। परमाणु द्रव्यमान हमेशा बढ़ेगा इस केस में। जस्ट उसका उल्टा कीजिएगा तो घटेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन एक यहाँ एक्सेप्शन क्या था, यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और निकेल का, जो कि 27 और 28 है, 27 और 28 है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिखेगा कोबाल्ट और निकेल। ये है कोबाल्ट और ये है निकेल, ये है कोबाल्ट और ये निकेल। तो क्या इस तरह से जब हम लोग आ रहे थे तो एटॉमिक मास क्या है, बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है हम लोग का, बढ़ता नहीं है। चूंकि कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है हम लोग का 58.93 है और निकेल का 58.69 है। तो ये सब कुछ जो है थोड़ा बहुत एक्सेप्शन में आता है और ज़्यादा का अंतर नहीं है, पॉइंट में ही कुछ डिफरेंस है। इसलिए कुछ जो है ऑर्गेनाइज वे में इस तरह से एक्सेप्शनल केस भी आया था हम लोग का पीरियोडिक टेबल, जब हम लोग एलिमेंट जब सरियाया गया था, सजाया गया था। ठीक, तो इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे 10th क्लास में जब पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले आ रहे थे एटॉमिक मास, कैसे एटॉमिक मास निकालेंगे, है ना। एटॉमिक मास जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे बात किया मैंने कि एटॉमिक मास सभी एलिमेंट का निकालना बहुत दिक्कत वाली बात थी, तो इसलिए किसी एक को रिलेट करके एटॉमिक मास निकाला गया। अगर जैसे बात करते हैं हम लोग, जैसे अगर बात कर ले हम लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का, क्या बोला मैंने, कार्बन मोनोऑक्साइड का मैं बात कर ले रहा हूँ। तो कार्बन का हम लोग का जो क्या है एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बताइए। कार्बन का एटॉमिक मास हम लोग का 6 होता है, सॉरी 6 मैंने लिख दिया। कार्बन का एटॉमिक मास जो है हम लोग का कितना होता है, तो 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है। तो इसका प्रोपोर्शन निकलेगा तो कितना होगा, 3:4। 3:4 में हम लोग का क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड लाया करता है। मतलब 3 जो है हम लोग का कार्बन का मास और 4 जो है ऑक्सीजन का, प्रोपोर्शन में है। ऐसे जो एक्चुअल मास हम लोग का क्या एटॉमिक मास 12 और 16, ये हम लोग का रेशियो में, प्रोपोर्शन में है। ठीक, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो कार्बन है हम लोग का 4/3 टाइम्स किसका है, तो ऑक्सीजन का है, ये कह सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या ले लिए हम लोग कि कार्बन को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट ले लिए। क्या ले लिए, 1 AMU ले लिए। और क्या ले लिए, और ऑक्सीजन का तो क्या हो जाएगा हम लोग का 1.33 AMU।
ठीक, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। एक मतलब रिलेशन में ले लिए कि चलो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड है तो एक कार्बन में अगर दर्शाते हैं कार्बन के कंटेंट में, तो कार्बन अगर एक ले लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना होगा उसके सापेक्ष में 1.33 mU। चूंकि सभी का कैलकुलेशन संभव नहीं था, इसलिए साइंटिस्ट जो भी वैज्ञानिक जो सोचा कि किसी के रिलेशन में जो है हम लोग सभी का जो है एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, तो यहाँ से इस तरह से निकल के गया। एक बात और, जो भी पहले हम लोग एटॉमिक मास यूनिट का लिखते थे वो AMU लिखते थे, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जितना भी सब सिंबल हो गया या एलिमेंट हो गया या कोई भी यूनिट हो गया, वो हम लोग किसके द्वारा दिया था, IUPAC के द्वारा, है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा। तो AMU को हटा करके ना U से दर्शाते हैं, U, है ना। U मतलब क्या होता है यहाँ पर, U मतलब होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक, क्या होता है, यूनिफाइड मास, ठीक। ये ध्यान देना है आप लोगों को। कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, यूनिफाइड मास हिंदी में यूनिफाइड द्रव्यमान ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का रिलेशन हम लोग निकाल सकते थे। और आगे क्या देखा गया, है ना, आगे क्या देखा गया, और अच्छे तरीके से अगर समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए जो एग्जाम्पल दिया गया NCERT की बुक में, उसके द्वारा मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें क्या देखा गया, जैसे मान लेते हैं कोई आप एक तरबूज ले लीजिए, है ना, वाटरमेलन ले लेते हैं, उसको क्या करेंगे 12 इक्वल पार्ट में बांटते हैं। 12 इक्वल पार्ट में क्यों बांटते हैं, ऐसा हुआ था क्या, शुरू में जो जॉन डाल्टन थे ना, वो क्या किए थे, ऑक्सीजन की सापेक्षता में लिए थे, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की सापेक्षता में सबको ले लिए थे कि 1/12 है, तो 1/12 के अकॉर्डिंग हम लोग ही उसको जो है रिलेट करके लेंगे कि ऑक्सीजन का 1/12 करके ही सब कर लेंगे। इसलिए जो यहाँ पर वाटरमेलन को 12th भाग में बांटा है, 12th भाग में बांटा है। तो इसमें क्या करना है, जैसे हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास बटखारा नहीं है, मतलब वेवमेंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग का कि ये जो 12 जो है ना, ये एक 12 इक्वल पीस में बांट दिए हम लोग। तो जब भी कोई चीज़ और दूसरा बेचेंगे रिलेटिव, जैसे यहाँ पे टमाटर बेच रहे हैं, तो बेचे हैं क्या कि हम लोग का जो 1 पीस जो इक्वल पीस है उसके अमाउंट हम लोग दूसरा को क्या करेंगे, वेमेंट करेंगे। तो वेमेंट करने पे आया क्या कि इसका एक पीस जो है इसका टोटल 2 पीस के बराबर है। इस तरीके से जो है रिलेटिव में हम लोग जो है एटॉमिक मास निकाले, द्रव्यमान निकाले, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया गया था ना, जो भी साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास, सॉरी 1/16 था, है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 था, सॉरी मैं कार्बन का ले लिया, कार्बन का 1/12 जो बाद में लिया गया था, ठीक, 1/16 याद रखिएगा, है ना, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जब लिया गया था। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, जब एटॉमिक मास जब निकालने का बात आया तो सभी साइंटिस्ट ने क्या किया कि इनिशियली जो है 1/16 मास लिया, है ना, कोई एटम का जो कि नेचुरली ओकरिंग हो रहा, वो क्या था, ऑक्सीजन था हम लोग का, उसके रेस्पेक्ट में सबका जो है कंसिडर किया गया। जैसे यहाँ पे फ्रूट का बात कर रहे हैं, जो एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा तो 1 FMU के द्वारा, फ्रूट मास यूनिट के द्वारा हम लोग व्यक्त करेंगे उसको। इसी तरह से हम लोग का ऑक्सीजन एज द यूनिट हम लोगों ने नेचुरली जो ओकरिंग है 1/16 के टर्म में हम लोग ले लिए। जैसे यहाँ पे 12 पीस में कन्वर्ट किए तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में लेंगे। अब जैसे ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड था तो क्या ले रहे थे, उसको 4/3 के टर्म में ले रहे थे, तो उसी तरह उसके रिलेटिव में हम लोगों ने एटॉमिक मास निकालना शुरू किया ऑक्सीजन के टर्म में। तो ऑक्सीजन ही क्यों लिया गया है ना, क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन ही क्यों लिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। तो वहाँ पे 2 रीजन थी। पहला तो क्या था, पहला रीजन था कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता था लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म्ड कंपाउंड के साथ, है ना। ऑक्सीजन जो है बहुत सारा जो एलिमेंट है और उसका जो कंपाउंड है, जो फॉर्मेशन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए जो है ऑक्सीजन को लिया गया। दूसरा क्या था कि दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। बात यहाँ ये भी थी कि अगर मान लेते हैं किसी का भी रिलेटिव में किसी को ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हो रहा था, डेसिमल में आ जा रहा था, होल नंबर में नहीं आ रहा था एटॉमिक मास यूनिट, जिसके कारण बहुत दिक्कतें आ रही थी। अब मान लेते हैं किसी का, मान लेते हैं 35.33 आ गया, 45.66 आ गया,
इस तरह में करने पे फिर ये होल नंबर नहीं आ रहा था, डेसिमल में आ रहा था, तो एटॉमिक मास याद रखने या फिर निकालने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो ऑक्सीजन लेने पे ये क्या हो रहा था ना कि बहुत सबका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में एलिमेंट का एटॉमिक मास यूनिट होल नंबर में ही आ रहा था। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट थी जिसके कारण ऑक्सीजन स्टार्टिंग में जो है लिया गया था एटॉमिक मास निकालने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि जब 1961 में क्या हुआ कि कार्बन 12 को जो है एज यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि कार्बन 12 आइसोटोप को जो है हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस लेंगे मेजरिंग एटॉमिक मास, है ना। ये ध्यान रखना किस टाइम 1961 में यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि आइसोटोप C12 जिसको बोलते हैं कार्बन 12 को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया कि इसी को हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस लेंगे एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए, ठीक। तो उस टाइम से जो है हम इसीलिए यहाँ पे तरबूज को जो है 12 भाग में यहाँ पर एनसीईआरटी में बांट करके दिखाया गया है, ठीक, चूंकि कार्बन का लिया गया है। यहाँ पे क्या हुआ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास यूनिट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना। अब 1/12 के अकॉर्डिंग में हम लोग सब चीज़ को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू एन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। तो अब जितना भी एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे जो भी एलिमेंट का, वो किसके रिलेटिव में निकालेंगे, कार्बन 12 के रिलेटिव में निकालेंगे। देखिए कुछ जो है एटॉमिक मास जो है यहाँ पर दिया गया हुआ फ्यू एलिमेंट का, है ना, एनसीईआरटी कटआउट है। जैसे कार्बन अगर 12 है ना, C12 लिए 1/12, तो अगर कार्बन 12 लिए ना तो हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका पहला भाग हो गया 1 हो गया एटॉमिक मास। तो उस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। हाइड्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये सब मतलब जो डेली यूज में है ना, इसलिए यहाँ पर जो है एनसीईआरटी में दिया गया था, है ना। ये कुछ चीज़ें जो है याद रखना पड़ेगा एटॉमिक मास। अगर ऐसे देखिएगा तो एटॉमिक मास जो है उसका जो है ट्वाइस दुगना होता है। जैसे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन छोड़ दीजिए, फर्स्ट है तो 1 से 1 गुना कर दिए, कार्बन का 6 है तो 6 दूना 12, नाइट्रोजन का 7 है तो 7 दूना 14, ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर तो इसका 16। अब सोडियम का, इसमें थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। अब सल्फर का 16 है तो इसका 32 होता है, क्लोरीन का 17 है तो आपको 17 दूना 34, कुछ ज़्यादा होता है। कैल्शियम का 20 है तो 40 होता है, मतलब लगभग ट्वाइस के था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया याद नहीं है तो उसका ट्वाइस करके निकाल दिया, जो भी आपका एग्जैक्ट नियरेस्ट जो भी आएगा या फिर एग्जैक्ट भी आ सकता है तो वो आप टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आइए नेक्स्ट, ठीक। ये तो बात हो गई हम लोग का एटॉमिक मास का। ये क्या बात हो गया हम लोग का एटॉमिक मास का। तो आगे हम लोगों ने क्या देखा कि परमाणु जो है एटम जो है क्या स्वतंत्र रूप से रहता है क्या, मतलब वो क्या इंडिपेंडेंट है अपने आप में, तो नहीं। एटम जो पाया गया आगे, एटम जो है आयंस और हम लोग का मॉलिक्यूल्स में पाया गया। एटम जो है किसमें पाया गया, तो एटम आगे जब देखा गया तो एटम को 2 भाग में दिखा गया कि ये कंटेन करके रह रहा है किसमें, तो आयन और मॉलिक्यूल्स में, आयंस और मॉलिक्यूल्स में, ठीक, आयंस और मॉलिक्यूल्स में इसको देखा गया कि ऐसे अगर पूछे कि एटम्स क्या इंडिपेंडेंटली रहता है तो नहीं, एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रहता, मतलब अपने स्वतंत्र रूप से नहीं है। एटम्स जो है आयन और मॉलिक्यूल्स में है। एटम जो है मतलब कि बोल सकते अभी तक जो हम लोग जान रहे हैं इस चैप्टर तक कि एटम जो है हम लोग का क्या है कि ये सूक्ष्मतम रूप है कोई भी मैटर का, है ना, परमाणु जिसको बोलते हैं। लेकिन एटम को देखा क्या कि आयंस और मॉलिक्यूल्स में ये रह रहा है। तो अब हम लोग जरा आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसका अगर हिंदी जिनको जानना, आयंस का होता है, आयंस का आयन ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आयन, है ना। और मॉलिक्यूल्स का हम लोग लिखते हैं क्या, अणु, है ना, अणु परमाणु, है ना। परमाणु हो गया हम लोग का एटम, परमाणु हम लोग का हो गया एटम, और अणु हो गया क्या, मॉलिक्यूल, और आयन का आयन, ठीक, ये चीज़। अब हम लोग देखेंगे, पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कि अणु क्या है, वो कैसे हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है ना, एटम के रिगार्डिंग। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल है हम लोग का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, CO2, ये सब बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ कंपाउंड है। और एलिमेंट ऑफ एटम ये सब है, वो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। देखिए
जैसे बात करें मॉलिक्यूल के बारे में, जैसे एटम क्या है, एटम को हम लोग देख नहीं सकते, बहुत सूक्ष्मतम रूप है, बहुत छोटा रूप है। तो दो या दो से अधिक एटम जब कोई एक बॉन्ड बना करके दोनों आपस में अटैच्ड रहते हैं, कोई एक बॉन्ड बना करके, तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एटम। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे ये एटम रेड से दर्शाया गया ना, वो देखिए एटम जब दो को मिला, है ना, दो एटम मिला तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव बॉन्ड है जो कि एक दूसरे को पकड़े हुए है, और इस तरह से डिफरेंट मतलब कि बहुत सारा एटम मिल करके क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। और इसमें बहुत सारा मॉलिक्यूल बन करके हम लोग का कंपाउंड ही बनाएगा, और आपका क्या होगा, फिर आपका मैटर बनेगा। ठीक, वो चीज़ है। देखिए अगर ये इसमें देखें इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल का है, क्योंकि इसमें वायलेट भी है, ग्रीन भी, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, सब अलग अलग एलिमेंट का हम लोग का एटम है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये कंपाउंड बनाएगा। मॉलिक्यूल तो बन ही रहा है और ये क्या बनाएगा, कंपाउंड ही बनाएगा। इसलिए मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, यहाँ भी मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड बनाएगा, चूंकि अलग अलग यहाँ पर एटम है, दो अलग अलग एलिमेंट का। ठीक, तो ये चीज़ समझना है। अब ये देखिए ये मिक्सचर है, ये पूरा मिक्सचर है। ये पूरा मिक्सचर कैसे है, तो ये अलग अलग जो है यहाँ पे कंपाउंड को हम लोग क्या कर दिए हैं, यहाँ पर मिला दिए हैं, तो ये क्या बन गया है, मिक्सचर बन गया। ये चीज़ यहाँ समझने वाली बात है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, एटम क्या है, तो एटम क्या है हम लोग का, मॉलिक्यूल क्या है, तो दो या दो से अधिक जब हम लोग का एटम जब मिल करके, जो कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड से हम लोग का कनेक्टेड रहता है या फिर बंधा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जो भी बोलिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। चूंकि हम लोग क्या है, एटम सूक्ष्मतम रूप है, उसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, लेकिन मॉलिक्यूल को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। चूंकि यहाँ पर जो है हम लोग क्या होगा, एटम का जो है हम लोग का संग्रह हो जाएगा एक मॉलिक्यूल। ठीक, तो वो चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे देखिए CO2 है ना, CO2 तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन को ब्लू कलर, हाइड्रोजन रेड, कार्बन, अच्छा हाँ, कार्बन आपका ऑरेंज, नाइट्रोजन ग्रीन, क्लोरीन है वायलेट और फ्लोराइड है ब्लू कलर का। तो यहाँ पे दिखाया गया है क्या, CO2, C हम लोग का क्या है, तो C हम लोग का ये कार्बन है और ऑक्सीजन हम लोग का क्या है, ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 है, 1 2 है ना, और कार्बन कितना है, तो 1, यही दोनों है, तो CO2 है ना। तो ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है CO2। कहने का मतलब है C का मतलब कार्बन का जो है एक एटम है, कार्बन का हम लोग का, कार्बन का एक एटम है, और ऑक्सीजन का कितना है, 2 एटम है। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बना रहा है, ये आप लोग का क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, क्योंकि 2 एटम का मॉलिक्यूल है, दो एटम का मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। जैसे मान लेते हैं, सिंपली अगर लेते हैं पहले O2 यहाँ पर ले लेते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगा, 2 एटम का ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड होगा, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। अगर इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दे, मतलब O3, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग को ओजोन देता है। O3 क्या देगा, तो ओजोन देगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे है। H2O देखिए, तो हाइड्रोजन 2 है, और ये जो हाइड्रोजन आपका, हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये 2 हाइड्रोजन है रेड वाला, और ये ऑक्सीजन है, दोनों में अलग अलग। ठीक, दो यहाँ पर क्या है, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाया गया है ना, दोनों अलग अलग H2O का। तो इस तरीके से हम लोग जो है समझ सकते हैं कि क्या है, मॉलिक्यूल क्या है कि 2 या 2 से अधिक एटम जब एक दूसरे को कनेक्ट करके बॉन्ड, एक अट्रैक्टिव फोर्स से हम लोग का क्या है, बॉन्ड क्रिएट करके रखता है, जिससे कि हम लोग क्या होगा, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ये हम लोग का मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ से भी समझ सकते हैं, एटम क्या हम लोग जान रहे थे, तो एटम हम लोग जानते थे क्या, कि ये हम लोग का स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ एन एटम है, स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट है, सूक्ष्मतम रूप है एटम। जैसे यहाँ पर अलग अलग दर्शा दिया गया है, अलग अलग एलिमेंट का एटम है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब अगर आते हैं, क्या किया, ये मॉलिक्यूल दर्शाया गया है। मॉलिक्यूल क्या है, 2 और मोर एटम केमिकली बॉन्डेड, 2 या 2 से अधिक जब
हम लोग का एटम जो है केमिकली बॉन्डेड रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। और ये एलिमेंट है, एलिमेंट में यहाँ देख रहे हैं ये अलग अलग एलिमेंट का वही कलर लिया गया। कंपाउंड क्या है, तो कंपाउंड हम लोग क्या है, जैसे भी मैंने बोला कि अलग अलग एलिमेंट का 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट केमिकली बॉन्डेड, 2 या 2 से अधिक जब हम लोग का केमिकली बॉन्डेड रहेगा एलिमेंट, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे, है ना। जैसे ये जो तीनों हम लोग का एलिमेंट है वो एक साथ बॉन्ड हो गया तो उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। ठीक, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर थी जानने के लिए, है ना। आइए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए अब क्या है, बहुत सारा जो हम लोग का अधातु है, मतलब नॉन मेटल जो है, जैसे कि ले लीजिए आप आर्गन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, तो ये सब जो है ना मतलब सिंगल सिंगल एटम से ही मॉलिक्यूल बना रहा है, सिंगल सिंगल एटम से ही मॉलिक्यूल बना रहा है। लेकिन अगर बात करें ऑक्सीजन का तो O2 है या तो O3 है, जैसा कि मैंने बताया O2 है तो ऑक्सीजन हो जाएगा, O3 है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का ओजोन मिलता है। तो जैसे अगर जो हम लोग का दो एटम का से मॉलिक्यूल बना रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डायटोमिक। 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो 3 हो गया तो टेट्रा एटोमिक, 3 से ज़्यादा हो गया तो पॉली एटोमिक। जैसे कुछ नॉन मेटल का यहाँ पे दिया हुआ देखिए, आर्गन जो है मोनो एटोमिक, हीलियम जो है मोनो एटोमिक, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक, है ना। ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक, चूंकि O2 यहाँ है। हाइड्रोजन क्या है, डायटोमिक H2 लिखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन क्या है, डायटोमिक N2 लिखते हैं। क्लोरीन डायटोमिक Cl2। फॉस्फोरस टेट्रा एटोमिक P3 लिखते हैं। सल्फर पॉली एटोमिक, सल्फर का S6 S7 S8 इस तरह से आप लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जानते हैं कि मतलब एटोमिसिटी दिखाता है ये, है ना। जितना नंबर ऑफ एटम ये कंटेन कर रहा है कोई भी एक एलिमेंट के द्वारा, उसका वो क्या दर्शाता है, उसका एटोमिसिटी दिखाता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे जानने लायक था। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कंपाउंड की तरफ। कंपाउंड तो जान ही रहे हैं, कंपाउंड क्या है, हम लोग का 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का हम लोग का बोल सकते हैं मिश्रण है, मिक्सचर है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड करते हैं। कंपाउंड आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे दिया हो मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में कि कंपाउंड क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है। वही मतलब कि मॉलिक्यूल क्या है, मतलब अलग अलग एटम का जो है हम लोग क्या मिक्सअप करके क्या कर रहे हैं हम लोग, जब अलग अलग एटम का मॉलिक्यूल मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड बनेगा। ठीक, वो चीज़ बोला कंपाउंड, 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट केमिकली ज्वाइंट, जो भी मैंने बोला। जैसे एग्जांपल में मीथेन है CH4, यहाँ पे देखिए CH4 का दिखाया गया केमिकली बॉन्डेड कैसे है। Ca यहाँ पर है और ये 4 मॉलिक्यूल यहाँ पर है हाइड्रोजन का, सॉरी 4 एटम है यहाँ पर हाइड्रोजन का, है ना। 4 एटम है हाइड्रोजन का, ये क्या है, मॉलिक्यूल बना रहा है। और ये सिंगल एलिमेंट है कार्बन, जो कि अकेला है। तो ये जब दोनों का हम लोग का क्या हुआ, एटम जो हम लोग कंबाइन किया तो हम लोग का क्या बना, एक मॉलिक्यूल बना, किसका, तो कंपाउंड मीथेन का बना। ठीक, ये मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बना किसका, मीथेन का। इसी तरह मॉलिक्यूल ऑफ द हम लोग का क्या होता है, तो एटम भी होता है, मॉलिक्यूल ऑफ द एटम भी होता है। इसी तरह सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी होता है, कोई एक एलिमेंट का। चूंकि ये कंपाउंड का है तो हम लोग क्या किए, 2 से एक से अधिक हम लोग का एटम का एक से अधिक एलिमेंट का है। अगर मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट बोले जैसे O2, है ना, ये सिंगल है तो ये मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट हो गया। O3 ये मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट हो गया। लेकिन एक से अधिक एलिमेंट जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो ये मीथेन बना रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इसको बोलेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए जो मैंने वहाँ पे बताया था वही चीज़ है। ये सब जो है सिंगल है ना, ये सब मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इसको कह सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि तत्व का अणु है। ये सब कोई तत्व का अणु है। और यही सब जब मिल रहा है, जैसे ये O3 बना रहा है, ये N2O बना रहा है, ये H2O बना रहा है, और यहाँ का आ गया CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना रहा है, ये मीथेन बना रहा है। ठीक, तो ये सब क्या हो गया, ये हम लोग का एलिमेंट, ये हम लोग का क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, मतलब कि यौगिक का अणु है ये सब। ठीक, वो चीज़ है यहाँ पर। देखिए 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड, वाटर एंड अमोनिया, NH3 का बोला है। अमोनिया किससे डिनोट करते हैं, तो NH3 से डिनोट करते हैं। देखिए अमोनिया का यहाँ पे 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है। ठीक, वाटर का बात करते हैं H2O, है ना, 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन। अगर CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। मीथेन CH4 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग का मिक्स करके जो है हम लोग का ये सब क्या है, ये हम लोग का मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, और ये भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, और ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं। एलिमेंट कहने का मतलब एक ही एलिमेंट का हम लोग क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये एलिमेंट ऑफ
मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने बोला अभी कि ये किस किस रेशियो में दिया हुआ वो चीज़ दिखाया गया यहाँ पे। जैसे H2O है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, तो इसको कैसे लिया जाता है, हाइड्रोजन का 2 तो ये 2 हो जाएगा इज 2, ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है एटॉमिक मास, तो इसको कैंसिल किया जाता है 1:8 होगा, वही लिखा हुआ 1:8 में इसका जो है रेशियो बाय मास का निकला हुआ है। ठीक, अगर बात करें हम लोग अमोनिया का NH3 का, तो NH3 का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का हो जाता है हम लोग का 14 और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 3, तो 14:3 डायरेक्ट हो जाएगा H3 का 3। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या आ जाएगा हम लोग का, कार्बन है पर हम लोग क्या हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन हो जाएगा हम लोग का 16, है ना। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, और CO2 है यहाँ पर, CO2 ऑक्सीजन का 2 है, तो ऑक्सीजन का 2 है तो हम लोग कितना हो जाएगा 32, ऑक्सीजन का क्या कितना हो जाएगा 32। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 4×12 और 8×32, 3:8 में हम लोग का निकल के आया है। तो इस तरीके से रेशियो बाय मास निकाला गया है, दो एलिमेंट को कंपाउंड करके, यहाँ पे दो एलिमेंट को कंबाइन करके कंपाउंड बना है, ये कंबाइनिंग एलिमेंट है और ये रेशियो बाय मास का यहाँ पे निकाला हुआ है। एग्जाम में पूछ सकता है किसी का रेशियो बाय मास निकालने के लिए, या फिर कौन कौन एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बना है वो भी पूछ देता है कभी। ठीक, ये नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड है, वही चीज़ें जो मैंने बताया पिछला, है ना, सेम स्लाइड था यहाँ पर देखिए। अब क्या है, बात करते हैं आयंस के बारे में, है ना, बात करते हैं हम लोग आयंस के बारे में। जो हम लोगों ने डिवाइड किया था कि एटम्स जो है इंडिपेंडेंटली नहीं रहता, स्वतंत्र रूप से नहीं है, तो वो किसका किसका मिश्रण है, मिश्रण बोल सकते हैं, मतलब कि किसके किसके रिस्पेक्ट में रहता है वो, मतलब कि तो वो रहता है आयन और मॉलिक्यूल के बारे में। तो मॉलिक्यूल के बारे में हम लोगों ने थोरोली पढ़ लिया, एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है ना, या फिर हम लोग का मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सभी चीज़ पढ़ लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया, सभी कुछ देख लिया। अब आयन के बारे में देखते हैं, अब क्या देखते हैं आयंस के बारे में। तो आयंस क्या है, ये जैसे देख रहे हैं सभी में, सभी जो एलिमेंट है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, वो ऐसे रहता नहीं है। ठीक, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। कहने का मतलब बोल सकते हैं क्या कि या तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज रहेगा वो, तो या तो नेगेटिवली चार्ज रहेगा। अगर जिस पे हम लोग का पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, केटायन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केटायन, मतलब धन आयन, है ना, धन मतलब पैसा, मतलब मनी, है ना, इसलिए हिंदी में तो क्या बोलते हैं धन आयन, है ना। आयन का आयन ही लिखते हैं, और केटायन के टोटल क्या हो जाएगा धन आयन। ठीक, ये चीज़। और अगर जिसमें नेगेटिव चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं इन आयन, है ना। और हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋण आयन, मतलब कि अब उसको कुछ देना है किसी को तो उसको क्या बोलेंगे, ऋण आयन। ठीक, ये चीज़ होता है। तो आयंस दो भाग में बांटा गया, केटायन और एनायन, जो कि एटम पर ही रहता है। ठीक, तो बहुत सारा चीज़ क्या है, तो उस कुछ चीज़ का आप लोग को याद रखना पड़ेगा, या तो फिर धीरे धीरे जो है केमिकल रिएक्शन बनाते बनाते आप लोग को याद हो जाए। जैसे पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव रहता है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटेशियम पॉजिटिव है, सिल्वर पॉजिटिव है, कॉपर पॉजिटिव है। अब देखिए ये सिंगल पॉजिटिव था, अब यहाँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इस तरह से, जिसमें 3 में है। अब जैसे नेगेटिव किसका, हाइड्राइड, क्लोरीन, आयोडीन, है ना, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये सब पे नेगेटिव है, मतलब एनायन चार्ज है। ठीक, मतलब कि ऋण आयन है। ठीक, ये सब चीज़ है। तो आयन, ये नेम एंड सिंबल ऑफ सम आयन है, दिया हुआ है ना। ये आपको क्या, जो क्लास 9th वाले स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब जो प्रैक्टिस आप लोग कीजिए, ताकि आप लोग को फ्यूचर में आकर के दिक्कत ना हो। ठीक, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आगे जा करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे आप लोग। तो अभी से मौका बढ़िया है, अभी से जो है तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक, ये सब चीज़ें थोरोली पढ़िए, कुछ भी चीज़ छोड़ करके नहीं जाइए, नहीं तो बाद में फिर यही सब चीज़ सब आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक, तो ये हम लोग का आयंस के बारे में बात हो गया। अब देखिए आगे इसमें क्या है, आगे इसमें है तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि कैसे कोई भी चीज़ का केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा, है ना। हाउ टू प्रिपेयर केमिकल फार्मूला, या तो हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, कोई भी चीज़ का। जैसे CH4 लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, H2SO4 लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, H2O लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ये कैसे संभव है
है ना। तो उसका ये जो है ना संयोजकता पर जो है मेनली डिपेंड करता है, कहने का मतलब वैलेंसी पर। तो वैलेंसी के बारे में तो जनरली हम लोग जो है 10th क्लास में पढ़ेंगे, जब पीरियोडिक टेबल बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। उसका जो है पीरियोडिक टेबल से ही सब कुछ है। जैसे मान लेते हैं हम लोग का क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है हम लोग का 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो पहला में 2 और दूसरा में फिर 6, है ना। तो एटॉमिक नंबर जो है 4 से ज़्यादा, और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जैसे अगर लास्ट जो है सेल में हम लोग का 6 आता है, तो 8 से माइनस कर देते हैं, तो इसका जो है हम लोग का वैलेंसी 2 हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से, लेकिन अगर यहाँ पे वैलेंसी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर जाने, वैलेंसी के अगर बारे में अगर यहाँ पर हम लोग देखें, तो ये समझ लीजिए कि जैसे आदमी और ऑक्टोपस के बारे में बताता हूँ, आदमी और ऑक्टोपस के बारे में मैं बताता हूँ, जैसे कि हम लोग का किताब में दिया हुआ। जैसे आदमी के पास, ह्यूमन के पास क्या है, ह्यूमन के पास 2 हाथ है, ह्यूमन के पास 2 हाथ है, ठीक। ह्यूमन के पास कितना है, 2 हैंड्स है। लेकिन अगर ऑक्टोपस का बात करें, तो अगर ऑक्टोपस का बात करें हम, ऑक्टोपस, है ना, तो ऑक्टोपस के पास कितना है हम लोग हाथ, तो 8 हैंड्स होता है, 8 हैंड्स। तो इस प्रकार समझ लीजिए कि आदमी, कितना आदमी मिल करके कोई एक ऑक्टोपस को हम लोग का, है ना, पकड़ पाएगा सभी हाथ। तो उसको हम लोग कैसे लिखिएगा केमिकल फार्मूला में, अगर ह्यूमन को हम लोग मैं एच से दर्शा रहा हूँ और ऑक्टोपस को ओ से, तो आप लोग कैसे लिखिएगा ये बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OH4 इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब एक ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए हम लोग को 4 आदमी चाहिए, है ना। तो 4 आदमी मतलब क्या, 4 दूनी 8 हाथ, क्योंकि इसके पास 8 हाथ है ऑक्टोपस के पास, तो इसलिए इसको हम लोग OH4 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इसका हम लोग का वैलेंसी दर्शा रहा है, ठीक, कितना है इसके पास। अब जिसके पास 1 है तो कुछ नहीं लिखना है, 1 छोड़ देना है, 1 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर 2 लिखना है, इस तरह से। और क्या है, कुछ रूल और बनाया गया था केमिकल फार्मूला लिखने के लिए, जो यहाँ पे दिया हुआ 3 पॉइंट है। देखते हैं तीनों पॉइंट क्या है। लिखा है पहला क्या, द वैलेंसी और चार्जेज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो भी वैलेंसी रहेगा और चार्ज रहेगा वो जो है प्रोडक्ट साइड और आपका जो हम लोग का जो केमिकल फार्मूला साइड बनेगा वो हम लोग का दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब LHS इक्वल टू RHS मैथ में बोल सकते हैं आप लोग। दूसरा क्या है, व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल। अगर कोई कंपाउंड, यहाँ ये भी चीज़ बढ़िया है, ये सब रूल जो है हम लोग केमिकल फार्मूला लिखने के काम में आता है। अगर मान लेते हैं कोई कंपाउंड में हम लोग का क्या है, हम लोग का मेटल और नॉन मेटल दोनों है, कंपाउंड में क्या है, मेटल और नॉन मेटल दोनों है, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग नॉन मेटल वाले को लिखते हैं, उसके बाद मेटल, पहले हम लोग मेटल वाले लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल का लिखेंगे। जैसे CaO है, जहाँ C क्या है हम लोग का मेटल है और ऑक्सीजन क्या है तो नॉन मेटल है, तो इस तरीके से लिखते हैं हम लोग। फेरस ऑक्साइड है ना, आयरन क्या हम लोग का मेटल है और सल्फाइड क्या है हम लोग का तो नॉन मेटल है। क्यों, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है तो हम लोग का मेटल है, ऑक्सीजन क्या है हम लोग का तो नॉन मेटल है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे मेटल, उसके बाद नॉन मेटल। या तो बोल सकते हैं कि मेटल को हम लोग क्या करेंगे, मेटल को हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और ऑक्सीजन को लिखेंगे, मतलब नॉन मेटल को किधर लिखेंगे तो राइट साइड में। ये इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं। तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या था कि इन कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, जो हम लोग ने देखा, मोनो एटॉमिक था, डायटॉमिक था, टेट्राटॉमिक था, एक पॉलीएटॉमिक भी था जैसे सल्फर था हम लोग का। तो फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। जैसे बोला है क्या, जिसके पास मतलब कि पॉलीएटॉमिक हो, जैसे 2 है, जैसे 2 में क्या है MgOH लिखते हैं, है ना, MgOH, लेकिन इन दोनों के पास 2 है ना, इन दोनों के पास 2 है, तो ब्रैकेट में करके यहाँ पे 2 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ करके लिख देंगे MgOH2 इस तरह से, तो सिर्फ ये हाइड्रोजन पर आया है, ऑक्सीजन पे नहीं आया। चूँकि ये OH दोनों पे है, ट्वाइस ये हम लोग का डायटोमिक है, तो OH2 करके लिखेंगे इस तरह से। या तो फिर जैसे NaOH है, इसमें क्या है हम लोग का 1 ही है, तो ब्रैकेट में कंसिस्ट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ NaOH लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये 3 पॉइंट था। वैलेंसी को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दूसरा क्या था, मेटल को लेफ्ट साइड और नॉन मेटल को राइट साइड। तीसरा क्या था हम लोग का, जो पॉलीएटॉमिक रहेगा उसको हम लोग ब्रैकेट में करके लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान देना है केमिकल फार्मूला लिखने के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग। देखिए कुछ है जो एग्जाम्पल जो दिया गया था वही मैं लिया हूँ। देखिए
सबसे पहले क्या है हम लोग का, सबसे पहले में हम लोग का पहला में है हम लोग का हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, दोनों का वैलेंसी एक एक होता है, दोनों का वैलेंसी एक एक होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है तो वैलेंसी 1 हो गया। क्लोरीन का हम लोग का कितना होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसको कैसे लिखते हैं, 2, 8, 2, 10 और 7, 17। चूंकि मैंने बोला था 4 से ज़्यादा नहीं होगा तो 8 में 7 घटा देंगे तो 1 बचेगा, तो इसका वैलेंसी कितना आ जाएगा, हम लोग का 1 आ जाएगा। तो HCl का चूंकि दोनों यहाँ पे जिसका वैलेंसी रहता है ना उसको हम लोग क्रॉस ओवर करते हैं। जैसे HCl का 1 है, Cl का भी, H का 1 है, Cl का भी 1 है, मतलब हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, तो दोनों क्रॉस ओवर करेंगे तब भी हम लोग का HCl ही आएगा। अब यहाँ पे आते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हाइड्रोजन का 1 है, सल्फाइड का 2 है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 1 जो है हम लोग कहाँ चला जाएगा, सल्फर पे, चूंकि क्रॉस ओवर करते हैं इसका जो वैलेंसी इस पे चला जाएगा और इसका वैलेंसी इस पे चला आएगा बैलेंस करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का H2S यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करके क्या लिखते हैं, केमिकल फार्मूला। अगर CCl4 के बारे में लिखते हैं तो कार्बन का क्या होता है, 4 होता है वैलेंसी, और क्लोरीन का कितना होता है, 1 होता है, जो कि हम लोगों ने देखिए। और कार्बन का 6 होता है तो 2 और 4 लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग का 4 हो जाएगा वैलेंसी। तो इसको जब क्रॉस ओवर करके लिखे तो CCl4 हो जाएगा, CCl4 है ना। क्योंकि ये क्लोरीन एक ही एलिमेंट है इसलिए हम लोग ब्रैकेट यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना है। ये दोनों ये Cl जो है एक साथ लिखे थे तो Cl4 है ना। तो हो गया हम लोग का कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको बोलते हैं CCl4 को। CCl4 हम लोग केमिकल फॉर्मूला है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आइए आगे, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का देखें उसी तरह, तो मैग्नीशियम का 2 होता है, क्लोरीन का 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, है ना। दोनों अलग अलग करके जब हम लोग बैलेंस करेंगे तो उसका क्या होता है, मैंने बोला कि वैलेंसी जो है हम लोग का क्रॉस ओवर करके लिखेंगे, ठीक। अगर उसी तरह एग्जांपल और देखें एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो एल्युमिनियम पे देखिए 3 है और ऑक्सीजन पे 2 है। तो एल्युमिनियम पे लिखेंगे ऑक्सीजन का Al2 और ऑक्सीजन का लिखेंगे एल्युमिनियम वाला O3, तो Al2O3 हो जाएगा, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे CaO है, इसको लिखते हैं। ऐसा क्यों कि CaO लिखे, है ना। कैल्शियम का 2+ चार्ज है और ऑक्सीजन का 2- चार्ज है, इसीलिए जो है ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम लोग इसको लिखते हैं क्या, CaO, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा ये। नेक्स्ट है ये, यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट मास हम लोग कैसे कैलकुलेट, दोनों एक ही चीज़ है ना, अंतर कुछ नहीं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर मान लें मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, मतलब आणविक द्रव्यमान, इसको क्या लिखते हैं हिंदी में, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान है ना, इसको क्या लिखते हैं, आणविक द्रव्यमान। और ये क्या हो गया, फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं फॉर्मूला यूनिट मास का क्या लिखेंगे, फॉर्मूला इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला इकाई द्रव्यमान। दोनों एक ही चीज है लेकिन सिर्फ जो है द्रव्यमान, ठीक। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है, ये बुक में भी उसी तरह लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताता हूँ दोनों एक ही तरह, इसलिए मैं एक ही में इसको लेकर के आया हूँ। देखिए इसमें क्या है, आणविक द्रव्यमान। अगर देखें पहले क्या देख रहे हैं, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी का, मतलब मान लेते हैं H2O निकालना है, H2O का मॉलिक्यूलर मास। तो क्या करेंगे, H का कितना है हम लोग का यहाँ पे एटम, तो 2 एटम है, ठीक। तो 1 × 2 लिखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो 16 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलर मास निकल करके आया है, और कुछ करना नहीं है इसमें, और कुछ करना नहीं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ले ले, कार्बन मोनोऑक्साइड का ले ले तो क्या होगा, कार्बन का हो जाता है हम लोग का 12 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 28, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। ये हम लोग का मॉलिक्यूलर मास इस तरह से निकल करके आता है, ठीक। और अगर ले ले 1-2 और ले लेते हैं, ठीक। जैसे CO2 ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, तो कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 32 लिखेंगे, 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो 44 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास निकल, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला यूनिट मास भी वही चीज़ है, हिंदी में अगर उसको बोलिए तो इस तरह से लिखिए, फॉर्मूला का मतलब सूत्र होता है, तो यहाँ पे सूत्र इकाई द्रव्यमान लिख लीजिए, क्या है, सूत्र इकाई द्रव्यमान, है ना।
एक ही चीज़ है, सिर्फ वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट वहाँ पे लगाते हैं यू। जैसे अगर बात करें हम लोग अगर लेते हैं एग्जांपल CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का ले लेते हैं एग्जांपल, है ना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो कैल्शियम कितना है हम लोग का, कैल्शियम का हम लोग हो जाता है हम लोग का 40, कैल्शियम कितना हो जाएगा 40 प्लस, और क्लोरीन का जैसे मैंने बताया था कि क्लोरीन का कितना होता है हम लोग का 35.5 है, और चूंकि 2 है तो 30.5 इंटू 2 करेंगे इसको, है ना, तो ये 40 रह गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा हम लोग का 35 दूना 70 और 5 दूना 10, है ना, 70 10 80 हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। सॉरी 5 दूना 10, ये 5 दूना 70, एक 71 होगा, सॉरी कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 7, तो कितना हो जाएगा ये 7 4 11, तो 111, है ना, 111 यू हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ करते नहीं, दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर सिर्फ हम लोग यू लगा देते हैं, यूनिफाइड मास, है ना। दोनों तो हम लोग मॉलिकुलर, दोनों हम लोग जिसको जो उसका मास होता है ना उसी को ऐड करके निकालना रहता है, और कोई बात नहीं। तो ये चीज़ था यहाँ पे मॉलिकुलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था इसका, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था इसका। और जो लास्ट हम लोग का जो इंटरेस्टिंग और जो मेरा फेवरेट जो टॉपिक है ना, वो क्या है हम लोग का, कि व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा वो देखते हैं। हम लोग का जो है 3rd चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, सभी टॉपिक मैंने पूरा बता दिया, पूरा एक्सपेरिमेंट भी। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो क्या देखते हैं क्या पढ़ा। सबसे पहले ज़्यादा इसमें टॉप पॉइंट नहीं है इसको, इसलिए मैं इसको कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। देखिए पहला में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था, लेबोजियर के द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने बताया था क्या कि मास ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब ना ही पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए जब हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं ना, तो दोनों प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड कहने का मतलब है हम लोग का इस तरफ से, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो हम लोग का होगा अनचेंज रहता है। जैसे हम लोग लिखते हैं H+O2, तो ये क्या हो जाता है हम लोग का H2O, है ना। ये हम लोग का प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, और ये रिएक्टेंट साइड है। ठीक, तो दोनों का जो है हम लोग का क्या होगा, मास जो है इक्वल रहेगा, क्योंकि मास ना तो हम लोग पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया था आपको। दूसरा क्या है, इन अ प्योर केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बताया था, लेवेजुअर के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसको डिफाइन किया था किसने, प्राउस्ट ने। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया था, कोई भी केमिकल कंपाउंड में जो कंपाउंड का जो एलिमेंट जो है कंपाउंड में, उसका जो है प्रोपोर्शन हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में। जैसे मैं बताया था क्या, H2O, तो H2O किस में है, किस प्रोपोर्शन में, 2:16 है, मतलब 1:8 में हमेशा रहेगा। अगर हम एक बूंद ले या एक बाल्टी ले, हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही वो रहेगा। ठीक, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट दैट कैन नॉट यूजुअली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। बोल रहा है क्या, एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कोई भी एलिमेंट का, और ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। क्या रहता है उसमें, तो आयन और मॉलिक्यूल रहता है ना। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चौथा हम लोग का पॉइंट, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, इट शोज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो बोल रहा है क्या, मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ हम लोग क्या है, एलिमेंट है जो कि इंडिपेंडेंटली रहता है ना। एटम क्या है, इंडिपेंडेंटली नहीं रहा स्वतंत्र रूप से, लेकिन मॉलिक्यूल जो है स्वतंत्र रूप से ये हम लोग का एग्जिस्टेंस में है ना। और ये सभी गुण जो दिखाता है वो सेम एलिमेंट का ही दिखाता है, कोई दूसरा नया फॉर्मेशन जो इसमें प्रॉपर्टी नहीं आता है। ठीक, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड शोज इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। बोल रहा है क्या, कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने लिखा, H2O, CCl4, SCH4 जो भी, तो उसमें क्या बोल रहा है, ये क्या दिखाता है, जो भी है जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है और इसका कितना नंबर ऑफ एटम है उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में, वो भी दर्शाता है। जैसे H2O है, O3 है, O2 है, ये हम लोग क्या था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है O2 O3, लेकिन अगर कंपाउंड का बात करें तो H2O हो गया, CH4 हो गया, CCl4 हो गया, इस तरह से। नेक्स्ट है, क्लस्टर ऑफ एटम्स दैट एक्ट एज एन आयन आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। जैसे मैंने बोला था कि
3 एटम से अगर ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीएटॉमिक। जैसे सल्फर में था, अगर 1 एटम है तो मोनोएटॉमिक बोलते हैं, 2 एटम है, दो एटम है तो हम लोग डायटोमिक, और 3 एटम है तो टेट्राएटॉमिक। लेकिन क्लस्टर ऑफ एटम रहेगा बहुत सारा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, पॉलीएटॉमिक। दे कैरी फिक्स चार्ज, लेकिन चार्ज जो है फिक्स रहता है, या तो आयन रहेगा, या तो केटायन रहेगा, या एनायन रहेगा। The chemical formula for a molecular compound is determined by the valency of each element। जो कि पहला पॉइंट था हम लोग का केमिकल फॉर्मूला लिखने में, कि केमिकल फॉर्मूला कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड का कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसका वैलेंसी से, जो कि क्रॉस ओवर करके हम लोग निकाल रहे थे। इन आयनिक कंपाउंड द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसमें आयंस है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ईच आयन जो हर एक आयन है वो डिटरमाइन क्या कर, वो जो कोई भी केमिकल फॉर्मूला में कंपाउंड का वो निकालने के लिए डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग। जैसे क्या ले रहे थे हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड CaO ले रहे थे, दोनों में एक में 2 प्लस एक में 2 माइनस था, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या हो रहा था हम लोग का CaO हो रहा था, हम लोग नहीं ले रहे थे वैलेंसी उसका। तो वही बोल रहा है कि जो भी आयन रहेगा हर एक एटम पर, एलिमेंट पर या फिर एटम पर, तो उसको हम लोग डिटरमाइन लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे उसको। तो ये सब चीज़ था हम लोग का चैप्टर 3 के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पूरा चैप्टर हो गया है। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर अगले वीडियोज में मैं अपलोड कर दूंगा टोटल, है ना। ऐसे तो अपलोड करने का जरूरत नहीं है, होना चाहिए, एक बार अपने से खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही अगर जरूरत पड़े तो उसका क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखिएगा मेरे समझ से, है ना। ऐसे आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, टोटल A to Z मैंने पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को बता दिया, समझा दिया है ना। और बाकी तो NCERT का बुक है ही, उससे आप लोग पढ़िए, नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इस बार जो है नौकरी नहीं छूटनी चाहिए, नौकरी लेना है तो लेना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक। तो पढ़ाई करते रहिए बढ़िया तरीके से। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, है ना। अभी एक चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का बाकी है, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी की तरफ रुख करेंगे, ठीक। अभी इसका एक चैप्टर बाकी है, जिसमें हम लोग कुछ जो है बात करेंगे क्या, कि एटम जो है और भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल में टूटा हुआ है, मतलब और भी एटम का सूक्ष्मतम रूप है। अभी हम लोग क्या देखें कि मैटर का सूक्ष्मतम रूप हम लोग का एटम है, और उसका वो भी एटम इंडिपेंडेंटली नहीं वहाँ पे रह रहा है। एटम मॉलिक्यूल जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो कि इंडिपेंडेंटली हम लोग का एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन उससे भी हम लोग का जो छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो कौन सा है, वो हम लोग जानने के लिए हम लोग का वो जो है 4th चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे कि हम लोग का जो है एटम से और मॉलिक्यूल से जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई मैटर का क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।